हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम आगाज़ 2.0 में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे आइसोमरेज। ठीक है, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हमने आइसोमरेज आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ा था। आज हम आइसोमरेज का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम आज ट्राई करेंगे कि कम से कम जो स्ट्रक्चरल आइसोमर है वो उसको कवर कर लें। ठीक है ना, इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमर पढ़ेंगे, फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमरेज में ऑप्टिकल आइसोमरेज में पढ़ेंगे, फिर सबसे लास्ट में कन्फर्मर्स पढ़ेंगे। ठीक है ना, उसके बाद से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जीओसी। तो आइसोमरेज में कम से कम 6 से 7 लेक्चर या मे भी 8 लेक्चर हो सकते हैं। इसको कंप्लीट करने के बाद हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। फिर उसके बाद से हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के बाद चैप्टर वाइज हेलो अल्केन्स, हेलो एरीन, जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो चैप्टर हैं वो पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करके आइसोमरेज का लेक्चर नंबर 1। ठीक है, तो पहले हम जानेंगे कि आइसोमरेज होता क्या है। ठीक है ना, आइसोमरेज क्या होता है, उसकी बेसिक डेफिनेशन क्या होती है। आइसोमरेज मतलब 1 मिनट। आइसोमरेज का जो मतलब होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होनी चाहिए। ठीक है, और जो उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हो वो डिफरेंट होनी चाहिए। ये मेन डिफरेंस है कि जो भी दो मॉलिक्यूल्स होंगे या जो भी दो कंपाउंड्स होंगे उनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम। पहली प्रायोरिटी तो ये होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होनी चाहिए। ठीक है ना, और दूसरी प्रायोरिटी उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट, या फिर उनके जो स्ट्रक्चर होता है ना, जो अरेंजमेंट होते हैं वो भी डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है ना, जैसे कि अगर हम एक सिंपल से एग्जांपल लें, एक एग्जांपल है CU2H5OH। ठीक है, अगर C2H5OH देखें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है, बट इसके हम दो डिफरेंट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अगर इसको हम लिखें CH2OH, ये क्या हो जाएगा, अल्कोहल। और इसी को अगर हम लिखें CH3OCH3, ये क्या है, ईथर। अब एल्कोहल और ईथर दोनों में देखें तो दोनों की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो अलग अलग होगी। एल्कोहल की प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग होती है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग होती है ईथर से। ठीक है ना, और इसकी भी अलग होती है। बट दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला में 2 कार्बन है। ठीक है ना, 6 हाइड्रोजन, 5 एक 6 और 1 ऑक्सीजन है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, बट उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है। इन्हीं को हम बोलते हैं आइसोमरेज। यही होते हैं आइसोमरेज। ठीक है ना, तो आइसोमरेज के कुछ मेन पॉइंट्स क्या होते हैं उनको हम डिटेल्स में देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आइसोमरेज का जो पहला पॉइंट है कि आइसोमरेज हैव, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, आइसोमरेज हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए और उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होनी चाहिए। दूसरा है कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी मतलब उसका जो अरेंजमेंट। ठीक है ना, जैसे कि अभी जो मैंने एग्जाम्पल पहला वाला दिया था, इसमें क्या था कि इसकी कनेक्टिविटी अगर देखा जाए तो इस ऑक्सीजन से एक कार्बन अटैच है, एक साइड हाइड्रोजन, और यहाँ पर देखें तो ऑक्सीजन से दोनों साइड में कार्बन अटैच है, तो कनेक्टिविटी इनकी डिफरेंट है। ठीक है, और इसका तीसरा एक इसमें है कि डिफरेंट बॉन्डिंग पैटर्न और डिफरेंट 3D रिलेटिव अरेंजमेंट। मतलब कनेक्टिविटी डिफरेंट हो सकती है, उनका बॉन्डिंग पैटर्न डिफरेंट हो सकता है, या फिर जो 3D रिलेटिव अरेंजमेंट जो होता है वो डिफरेंट हो सकता है। इन्हीं को हम बोलते हैं आइसोमर। वो एक दूसरे के क्या होते हैं, आइसोमर, और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं आइसोमरिज्म। ठीक है ना, ये बात याद रखनी है। तीसरा है कि आइसोमर्स आर दोज विच कैन बी सेपरेटेड एट रूम टेम्परेचर। हम जो दो आइसोमर हैं तो उनको हम रूम टेम्परेचर पे सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट है कि आइसोमर ऑलवेज हैव सेम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जैसे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो होता है, या फिर नंबर ऑफ जो रिंग होता है। ठीक है ना, इनकी जैसे अगर एक कंपाउंड में अगर एक रिंग है तो उसका जो भी आइसोमर होगा उसमें भी एक रिंग या डबल बॉन्ड, मतलब कि उसमें जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगी वो सेम होनी चाहिए। अगर एक की कंपाउंड की डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है तो दूसरे वाले में भी 2 होना चाहिए, उसमें 1 या 3 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज है आइसोमरेज के जो फॉलो होने चाहिए, तभी वो कंपाउंड आइसोमरेज शो करेंगे। अगर इस 4 प्रॉपर्टीज में से कोई भी एक प्रॉपर्टी जैसे फॉलो नहीं करेगा तो आइसोमर नहीं होगा। ठीक है ना, मतलब पहले प्रॉपर्टीज जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे आइसोमरेज को हम क्लासीफाई करते हैं 2 पार्ट में। ठीक है ना, आइसोमरेज को 2 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। पहला कौन कौन सा, एक होता है स्ट्रक्चरल और दूसरा होता है स्टीरियो। उसको हम स्टीरियो को 2 पार्ट में बाद में कर लेंगे। ठीक है ना, स्ट्रक्चरल आइसोमर और जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल में क्या होता है कि इनकी जो कनेक्टिविटी होती है वो डिफरेंट होती है, मतलब जो डिफरेंट लिख सकते हैं कनेक्टिविटी। ठीक है ना, और इनका जो आईयूपीएसी नेम अगर देखें तो आईयूपीएसी नेम डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है ना, जैसे दोनों कंपाउंड के आईयूपीएसी नेम देखें तो आईयूपीएसी नेम क्या होना चाहिए, आईयूपीएसी नेम डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है,
ये है किसके लिए, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के लिए। और अगर हम बात करें स्टीरियो आइसोमरिज्म के लिए तो इनके लिए कनेक्टिविटी सेम होनी चाहिए, सेम कनेक्टिविटी, ठीक है। और इनकी अगर IUPAC नेम देखें, अगर कनेक्टिविटी सेम है तो IUPAC नेम भी क्या होना चाहिए, सेम, IUPAC नेम सेम, ये सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। बट जो 3D अरेंजमेंट कह सकते हैं, 3D अरेंजमेंट ये डिफरेंट होना चाहिए। 3D स्पेस अरेंजमेंट बोले तो ज़्यादा सही रहेगा, 3D स्पेस अरेंजमेंट ये डिफरेंट होना चाहिए। दोनों में मेन डिफरेंस ये होता है, ठीक है ना। तो पहला हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर, ठीक है ना। इनको पूरे डिटेल से जितने क्लासिफिकेशन होते हैं वो पूरा पहले डिटेल्स पढ़ लेंगे, फिर हम स्टूडियो में जाएंगे। स्टूडियो को फर्दर हम जियोमेट्रिकल आइसोमर आगे पढ़ेंगे और ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है ना। ये दो मेन हम स्टीरियो आइसोमरिज्म पढ़ेंगे और सब उसके बाद लास्ट में हम कन्फर्मम पढ़ के चैप्टर को एंड करेंगे, ठीक है। तो पहले कम से कम 2-3 लेक्चर लग जाएंगे हमको स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म पढ़ाने में, ठीक है ना। स्ट्रक्चरल आइसोमर में क्या होता है कि इसके कई सारे पार्ट्स हैं, जैसे कि स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में हम पोजीशन आइसोमर पढ़ते हैं, चेन आइसोमर पढ़ते हैं, रिंग चेन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, ये सब पहले पूरा पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद से स्टीरियो पाएंगे, ठीक है। तो डिटेल्स में हम आज इसको स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, ठीक है ना। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म होता क्या है, उसके कितने क्लासिफिकेशन होते हैं, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर कौन होते हैं कि कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर, मतलब जो उनका स्ट्रक्चर हो वो डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है ना। स्ट्रक्चर डिफरेंट और कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, और दूसरा कंपाउंड हैविंग डिफरेंट IUPAC नेम, ये दो चीज़ अगर हो तो हम कह सकते हैं आइसोमरिज्म वो स्ट्रक्चरल आइसोमर शो करेगा। कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम और डिफरेंट स्ट्रक्चर होना चाहिए। जैसे कि अगर हम एग्जांपल्स लें तो सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये कंपाउंड है, यहाँ पे ये लिख, ये अगर इसका हम IUPAC नेम लिखें तो IUPAC नेम इसका क्या लिखेंगे, नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। तो इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो लिखेंगे 3 मिथाइल्स, 5 कार्बन के चेन है तो पेंटेन, ठीक है। अब इसी कंपाउंड को हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, 5 यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप लगा दें। अब हम इसका IUPAC नेम लिखें, इसका IUPAC नेम इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2, क्योंकि उधर से मिथाइल ब्रांच नज़दीक पड़ेगा, ठीक है ना, 3 4 5। अब इसमें देखें तो 2 मिथाइल, इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल पेंटेन। अब दोनों में देखा जाए तो IUPAC नेम डिफरेंट है, इसमें 2 मिथाइल पेंटेन, इसमें 3 मिथाइल पेंटेन है, और दोनों का स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है। इसमें 3rd पोजीशन में मिथाइल ग्रुप अटैच है और इसमें किसमें 2nd पोजीशन में। बट अगर हम दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखें तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला में इसमें 6 कार्बन है ना, इस वाले कंपाउंड में देखें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C6, 6 कार्बन है, ठीक है ना। हाइड्रोजन देखें तो 3 यहाँ पे, 3 2 5, 5 1 6, 6 3 9, 2 11, 11 3 15, तो 6H15, ठीक है ना, H15 है, ठीक है, ठीक है। हाँ सॉरी, यहाँ पे 15 नहीं 14, जो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन है वो 14 होंगे, ठीक है ना, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, 3 3 6 3 9, 2 11, 1 12, 12 2 14, ठीक है ना, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। अब इसमें हम टोटल नंबर ऑफ़ कार्बन काउंट करें तो C कार्बन 6 है और हाइड्रोजन 3 3 6 6 3 9, 2 11, 11 2 13 13 और एक यहाँ पे 14, मतलब H14। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, इसका भी और इसका भी, दोनों का बस क्या क्या डिफरेंट है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है और इसका भी स्ट्रक्चर डिफरेंट है, और दोनों का IUPAC नेम भी डिफरेंट है। तो यही होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, ठीक है ना। अब स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को हम कुछ डिफरेंट क्लासिफिकेशन करते हैं, उसका क्लासीफाई करते हैं, तो उसके कितने कितने पार्ट में क्लासीफाई करते हैं उसको डिटेल देखते हैं, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चरल जो आइसोमर होते हैं उनको 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है चेन आइसोमर, ठीक है ना, चेन आइसोमर जिसमें हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे चेन आइसोमर होते क्या हैं, ठीक है ना। फिर पढ़ेंगे पोजीशन आइसोमर, फिर फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर में क्या होता है कि जो दोनों कंपाउंड होगा उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो डिफरेंट होगा, बट मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम। रिंग चेन आइसोमर पढ़ेंगे, रिंग चेन आइसोमर में एक कंपाउंड रिंग में होगा, एक कंपाउंड चेन, मतलब ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। मेटामरिज पढ़ेंगे और टॉटमर पढ़ेंगे। मेटामर और टॉटमर ये दोनों थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मतलब बाकी 4 से, ठीक है ना। बाकी 4 में एक दूसरे से रिलेटेड है, बट मेटामर टॉटमर थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो इनको हम एक बारी बारी से आज पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो पहला हम स्टार्ट करेंगे चेन आइसोमर, आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं चेन आइसोमर। चेन आइसोमर क्या होते हैं, इनको डिटेल्स पढ़ते हैं। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट पेरेंट चेन, मतलब जो कंपाउंड होंगे उनका जब IUPAC से नेम लिखेंगे ना तो उनका जो पेरेंट कार्बन चेन आएगा वो डिफरेंट आएगा। जैसे कि एक सबसे सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं
4 कार्बन का अगर ये कार्बन चेन है, ठीक है ना, इसका अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो C4H10 आएगा, ठीक है। और इसी कंपाउंड को अगर हम ऐसे ड्रॉ कर दें, ये 3 कार्बन का चेन है, इस पर एक मिथाइल ग्रुप लगा दें, इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10 ही आएगा। बट दोनों का जब हम IUPAC नेम लिखेंगे तो IUPAC नेम लिखें पहले वाले का, तो पहले वाले का देखें तो 1 2 3 4 4 कार्बन का चेन मिल रहा है, इसमें 1 2 3 कार्बन का ही चेन मिल रहा है, ठीक है ना, 3 कार्बन का ही इसमें चेन मिल रहा है, ठीक है ना। और इसमें अगर IUPAC नेम लिखें तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन, और इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। अगर नेम लिखें तो इसका नेम होगा ब्यूटेन और इसका 2 मिथाइल प्रोपेन। तो दोनों के IUPAC नेम देखें तो दोनों का IUPAC नेम में जो पेरेंट कार्बन चेन है ना वो डिफरेंट है, बट मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो इन्हीं को हम बोलते हैं, मतलब ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है ना, और ये भी इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, तो वो सेम है। बट दोनों का पेरेंट कार्बन चेन देखें, पेरेंट कार्बन चेन, ठीक है ना, इसको PCC बोलते हैं। पेरेंट कार्बन चेन में इसमें कितने कार्बन हैं, 4, इसमें टोटल कितने कार्बन पेरेंट कार्बन चेन में 3, तो दोनों का पेरेंट कार्बन चेन क्या है, डिफरेंट है, ठीक है ना। बट मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, पेरेंट कार्बन चेन डिफरेंट, इन्हीं को बोलते हैं चेन आइसोमरिज्म, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पोजीशन आइसोमर। तो पोजीशन आइसोमरिज्म क्या होते हैं, इनको देखते हैं। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, सो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट हैव डिफरेंट पोजीशन ऑफ ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट्स या फंक्शनल ग्रुप नॉट कंटेनिंग कार्बन, मतलब कि वो 2 कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट जो पोजीशन ऑफ ब्रांच होगा, जो भी साइड चेन लगे होंगे उनका पोजीशन डिफरेंट हो, या फिर जो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं या जो फंक्शनल ग्रुप लगे हैं उनका पोजीशन डिफरेंट हो, बट वो वाले फंक्शनल ग्रुप नहीं जिसमें कि कार्बन कंटेनिंग, जैसे कि CHO हो गया या फिर COOH हो गया, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, ठीक है ना। मतलब वो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के बाकी जो फंक्शनल ग्रुप है या सब्स्टिट्यूएंट्स है उनकी पोजीशन डिफरेंट हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स में क्या क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट्स में मोस्टली अल्काइल ग्रुप हो सकता है, ठीक है ना। अल्काइल ग्रुप कोई भी, जैसे कार्बन का चेन मिथाइल या इथाइल, ये सब ब्रांच साइड चेन में हो सकते हैं, वो हो सकते हैं। या फिर जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप में क्या क्या हो सकता है, हेलोजन हो सकता है या NO2 हो सकता है साइड चेन में, ठीक है ना, हेलोजन NO2, या फिर NO ग्रुप हो सकता है। उसके अलावा ईथर ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है ना। जितने हो सकते हैं पॉसिबिलिटी वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। या फिर साइनाइड नहीं, आइसोसाइनाइड हो सकता है, क्योंकि आइसोसाइनाइड में नाइट्रोजन कनेक्ट होता है ना, इसलिए साइनाइड लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि साइनाइड में कार्बन डायरेक्टली कनेक्ट होता है। या फिर OH ग्रुप हो सकता है, मतलब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के। या फिर अमाइन ग्रुप हो सकता है, ठीक है ना। अमाइन ग्रुप के अलावा कीटोन भी हो सकता है, कीटोन को भी पोजीशन चेंज हो सकती है। या इनके अलावा सल्फोनिक ग्रुप हो सकता है, SO3H, ये भी हो सकता है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है ना। तो जो ये यहाँ तक है ना, ये क्या बोलते हैं, ये ग्रुप, ये सफिक्स प्रीफिक्स 1 में आते हैं, ठीक है ना, प्रीफिक्स 2 में आते हैं, और ये सफिक्स में, ये क्योंकि मेन पेरेंट कार्बन चेन के जो मेन फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो इनको हम सफिक्स 2 में लिखते हैं। इनको जब हम नेम लिखते हैं तो वर्ड रूट के बाद इनका जो हम सफिक्स लिखते हैं वर्ड रूट के बाद लिखते हैं, ठीक है ना। और कार्बन कंटेनिंग जैसे कि COOH हो गया या फिर CHO हो गया, ये सब ग्रुप नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इन ग्रुप में कार्बन इंक्लूडेड हैं। तो अगर उनका पोजीशन चेंज करेंगे तो फिर हमें IUPAC नेम का जो पेरेंट कार्बन चेन होगा वही डिफरेंट हो जाएगा, तो फिर वो चेन आइसोमरिज्म में चला जाएगा, ठीक है ना। इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि सिंपल एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। एक ये पेरेंट कार्बन चेन है, 6 कार्बन का चेन ले लेते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं, और एक यहाँ पे सेम कंपाउंड 6 कार्बन का चेन ले लेते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, और एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे लगा देते हैं। तो दोनों में जब हम IUPAC नेम लिखेंगे पेरेंट कार्बन चेन तो 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6। अब दोनों में पोजीशन आप मिथाइल ग्रुप देखें तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप का पोजीशन कहाँ पे है, यहाँ पे इस कार्बन पे है, सेकंड वाले, और यहाँ पे थर्ड कार्बन पे। मतलब जो मिथाइल ग्रुप का जो साइड चेन का जो पोजीशन है ना वो क्या है, अलग अलग है, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है ना। तो अगर हम इस कंपाउंड में देखें तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका है, यहाँ पर लिख देते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका कितना, 7 कार्बन है, और हाइड्रोजन कितने हैं टोटल, यहाँ पे C7 और H16, ठीक है ना, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, और इसका भी C7H16। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है,
मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, बस डिफरेंट क्या है, दोनों का पेरेंट कार्बन एक बार चेक कर लें। तो इसमें PC कितना है, पेरेंट कार्बन इसमें 6 हैं और इसमें भी पेरेंट कार्बन चेन 6 है, मतलब पेरेंट कार्बन चेन भी सेम है। अगर पेरेंट कार्बन चेन डिफरेंट हो जाता ना फिर वो चेन आइसोमरिज्म में चला जाता है, ठीक है ना। तो पेरेंट कार्बन चेन सेम होना चाहिए। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, पेरेंट कार्बन चेन, बस डिफरेंट क्या है, जो ये यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है ना इनकी पोजीशन डिफरेंट है, इसलिए इसको हम बोलेंगे पोजीशन आइसोमर, ठीक है ना। शॉर्ट में हम लिखेंगे PI, ठीक है ना। तो पोजीशन आइसोमर को शॉर्ट में हम PI लिखेंगे और यहाँ पे लिख दे रहे हैं चेन आइसोमर को CI लिखेंगे। जब आगे हम एग्जांपल करेंगे ना तो PI CI ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये हमें बस ध्यान में रहे कि किसको PI बोल रहे हैं, किसको CI बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो कुछ एग्जांपल दोनों में देख लेते हैं, चेन आइसोमर पोजीशन आइसोमर में के 1-2 एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है ना। तो जो दो अब तक हमने पढ़ा पोजीशन आइसोमरिज्म, चेन आइसोमरिज्म, इन दोनों पे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल से दोनों और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। जैसे पहला यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, तो हम क्या करेंगे, IUPAC नेम लिखेंगे, पेरेंट कार्बन चेन से ही पता चल जाएगा चेन आइसोमर है कि डिफरेंट, ठीक है ना। तो पहले जब हम IUPAC नेम लिखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पहले मैं लिख दूँ फाइंड, नहीं आइडेंटिफाई पोजीशन आइसोमर एंड चेन आइसोमर, ठीक है ना, ये आइडेंटिफाई करना है हमें। तो पहला आइडेंटिफाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, IUPAC नेम जैसे हम लिखते हैं उसी तरह नंबरिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5, और इसमें नंबरिंग करेंगे तो 1 2 किसी भी साइड से करेंगे, थर्ड नंबर पे NO2 आएगा ना, 4 5। तो दोनों में देखें तो पेरेंट कार्बन चेन तो सेम है ना, नंबर ऑफ कार्बन भी सेम है, सब कुछ मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो पेरेंट कार्बन अगर चेन सेम हो गया तो ये क्या होंगे, पेरेंट कार्बन सेम हो गया तो पोजीशन आइसोमर, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट कार्बन चेन सेम है, डिफरेंट क्या है, जो NO2 का पोजीशन है वो डिफरेंट है, इसमें सेकंड पे इसमें थर्ड पे, इसलिए पोजीशन आइसोमर। दूसरे में देखें तो IUPAC नेम यहाँ से करेंगे नंबरिंग 1 2 3, इसमें 1 2 3। तो यहाँ भी क्या है, पेरेंट कार्बन चेन सेम है, ठीक है ना, पेरेंट कार्बन चेन सेम है, तो इसमें हम बोलेंगे पोजीशन आइसोमरिज्म, ठीक है ना। तीसरे में देखें नंबरिंग करें तो IUPAC नेम में ये फंक्शनल ग्रुप है, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग 1 2 3 4 5, और इसमें जब नंबरिंग स्टार्ट करेंगे दूसरे वाले में तो यहाँ पे IUPAC नेम के अकॉर्डिंग जहाँ फंक्शन ग्रुप होते हैं वहीं से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप होते हैं 1 2 3 4। अब यहाँ पे ये ब्रांच में आ गया, तो इसमें पेरेंट कार्बन चेन टोटल कितने हैं, 4, इसमें पेरेंट कार्बन चेन टोटल कितने हैं, 5, मतलब पेरेंट कार्बन चेन डिफरेंट आ गया ना। तो पेरेंट कार्बन चेन डिफरेंट आ गया तो ये हो जाएगा चेन आइसोमरिज्म, ठीक है। दूसरे वाले में देखें, यहाँ पे लास्ट वाले में 1 2 3 4, ये हो गया नंबरिंग। फिर यहाँ पे देखें तो ये पेरेंट कार्बन चेन में यहीं से स्टार्ट करेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है ना, 1 2 3। तो यहाँ भी पेरेंट कार्बन चेन डिफरेंट हो गया, इसमें 3 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है, तो ये भी चेन आइसोमरिज्म के कैटेगरी में आएगा। दोनों को अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो सेम है, पर डिफरेंट क्या है, नंबर ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। IUPAC नेम जब लिख रहे हैं तो पेरेंट कार्बन चेन डिफरेंट है, इसलिए ये दोनों चेन आइसोमर हो जाएंगे और ये दोनों पोजीशन आइसोमर, ठीक है ना। इसमें क्या है, PCC डिफरेंट मतलब पेरेंट कार्बन चेन, और इसमें क्या है, PCC सेम। तो हम नंबरिंग करके अकॉर्डिंग टू IUPAC नेम की नंबरिंग करके हम बता सकते हैं कि चेन आइसोमर होगा या पोजीशन आइसोमर। इसके लिए एक ट्रिक भी होती है, ठीक है ना, उस ट्रिक को भी देख लेते हैं। ट्रिक क्या होती है पहचानने की, तो इनको पहचानने के लिए एक मैजिक ट्रिक है, जिससे हम अगर आसानी से मैजिक ट्रिक निकाल लें दोनों कंपाउंड की मैजिक नंबर, तो हम आसानी से पहचान सकते हैं चेन आइसोमर होगा कि पोजीशन आइसोमर। तो मैजिक नंबर होता क्या है, मैजिक ट्रिक, उसको देखते हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे ये जो मैजिक ट्रिक है ना, यहाँ पे ये वाला, इसमें होता क्या है कि हमें एक नंबर निकालना होता है पहले, जैसे कि एक XY नंबर निकालना होता है, ठीक है ना। अब X क्या है इसमें और Y क्या है, इसको देखते हैं। जो X है, नंबर ऑफ़ एटम्स इन पेरेंट कार्बन चेन, जो भी कंपाउंड दिया होगा उसका हम नंबरिंग करेंगे और जितने पेरेंट कार्बन चेन में नंबर आएगा उसको लिखेंगे, ठीक है ना, X की जगह पे। फिर Y क्या होगा, नंबर ऑफ़ ब्रांच ऑफ कार्बन, मतलब जो भी ब्रांच लगेंगे और वो भी कौन सा ब्रांच, कार्बन ओनली, मतलब सिर्फ कार्बन वाला जो ब्रांच होगा ना सिर्फ उसी को, अगर उनके अलावा कोई और जैसे कि OH ब्रांच हो गया या फिर जो कोई उनके अलावा और डिफरेंट एटम वाले हो सकते हैं, NO2 हो गया, तो उनको इंक्लूड नहीं करना, सिर्फ जो कार्बन वाले जैसे कि CH3 मिथाइल ग्रुप हो गया या फिर कोई और ब्रांच हो गया, सिर्फ उनको इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं, और ये ध्यान रखना है कि ये सिर्फ कार्बन और चेन आइसोमर और पोजीशन आइसोमर के लिए होता है। सिर्फ जो चेन आइसोमर पोजीशन आइसोमर अगर डिफरेंस बताना हो कि कौन चेन आइसोमर है कौन पोजीशन आइसोमर, तो उनके लिए बस ये वैलिड है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे पहला एग्जांपल है, तो इस एग्जांपल में हम क्या करेंगे, पहले X लिखना है, हमें XY लिखना है ना, तो XY के लिए हम कैसे लिखेंगे, तो XY लिखने के लिए पहले हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। इसमें नंबरिंग करें तो यहाँ पे फंक्शन ग्रुप है, तो 1 2 3 4 5,
तो हम x की जगह पे क्या लिख देंगे 5, मतलब इस मैजिक नंबर में x की जगह पे 5 लिख दिया। अब y क्या होता है, नंबर ऑफ ब्रांच चेन। तो ब्रांच चेन में क्या है कि एक कार्बन, यहाँ पे ये वाला जो ग्रुप है ना, ये हमारे लिए क्या होगा, ब्रांच, यही कार्बन वाला है ना, मिथाइल ग्रुप है ना, कार्बन इंक्लूडेड है, तो एक चेन है, तो इसलिए यहाँ पे 1 लिख देंगे, ठीक ना। ये मैजिक नंबर हो गया। अब एक मैजिक नंबर ये हो गया। अब इसके लिए भी मैजिक नंबर निकाल लेते हैं दूसरे वाले के लिए, ठीक है ना। इसका जब हम नंबरिंग करेंगे तो यहाँ से 1, अब किधर भी साइड जाएंगे तो हमें सेम नंबर ऑफ कार्बन मिलेंगे, तो 1 2 3 4, तो टोटल x की जगह पे क्या आ जाएगा 4, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट कार्बन चेन में 4 कार्बन के चेन है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा एक ब्रांच है। अब इसमें 2 कार्बन काउंट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से तो एक ही अटैच है ना, इसलिए 1, तो इसका मैजिक नंबर 1 आ गया, ठीक है ना। मैजिक नंबर 1 है क्या दोनों मैजिक नंबर सेम है कि डिफरेंट है? मैजिक नंबर क्या हो गया, डिफरेंट। मैजिक नंबर डिफरेंट मतलब ये कौन सा चेन मैजिक नंबर जब डिफरेंट होगा तो चेन आइसोमर होगा, मतलब ये एक दूसरे के चेन आइसोमर होंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अब दूसरे वाले के लिए बात करते हैं। यहाँ पे हम नंबरिंग करेंगे तो यहाँ से ये आइसोसाइनाइड ग्रुप है, तो 1, यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो एक्स वाई जब हम इसके लिए लिखेंगे, ठीक है ना, तो इसके लिए एक्स की जगह पे क्या लिखें 5, क्योंकि 5 कार्बन का चेन है। और यहाँ पे जब हम देखेंगे ब्रांच, तो क्या ये कार्बन कंटेनिंग ब्रांच है? नहीं, तो उसके जगह पे हम 0 लिखेंगे, क्योंकि कार्बन कंटेनिंग ब्रांच ही से जो कार्बन डायरेक्टली कनेक्ट होगा सिर्फ उसी को काउंट करना है, ठीक है ना। इसलिए इसका मैजिक नंबर 50 हो गया। अब इसके लिए हम काउंट करते हैं एक्स वाई, ठीक है ना। इसको थोड़ा बहुत ध्यान से जब आप समझ जाइएगा ना तो बहुत ईजी है इसको अप्लाई करना, ये मैजिक ट्रिक को। तो इसका जो IUPAC नेम लिखेंगे तो 1, क्योंकि कार्बन कंटेनिंग ये फंक्शनल ग्रुप है नहीं, तो हम उधर से करेंगे जिधर से सबसे नज़दीक पड़ेगी। 1 2 3 4 5, इसमें x की वैल्यू कितनी आई 5। अब y की वैल्यू, इसमें कोई कार्बन कंटेनिंग ब्रांच है? कोई नहीं है। ये जो ब्रांच है कार्बन कंटेनिंग नहीं है, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे, इसको भी काउंट नहीं करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 0। क्या दोनों जो मैजिक नंबर इसके आए हैं वो मैजिक नंबर सेम है या डिफरेंट है? तो मैजिक नंबर क्या हो गया सेम, तो यहाँ पर लिखेंगे सेम मैजिक नंबर है, तो हम बोलेंगे ये पोजीशन आइसोमर होंगे, ठीक है ना। मतलब ये कौन सा आइसोमर होंगे, पोजीशन। तो ये पोजीशन आइसोमर क्यों होंगे? क्योंकि जब भी मैजिक नंबर सेम आ जाए तो पोजीशन आइसोमर, और अगर डिफरेंट आ जाए तो चेन आइसोमर। ये हमें बस ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो मैजिक नंबर में अप्लाई करने के लिए क्या करना है, x पहले निकालेंगे। x क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इन पेरेंट कार्बन चेन। फिर y निकालते हैं, y क्या है, नंबर ऑफ ब्रांच कार्बन वनली, जो कार्बन कनेक्ट, मतलब ये कार्बन जो लिखा है ना, हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि कार्बन वनली जो डायरेक्टली कनेक्ट होगा, जो डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन, ठीक है ना, सिर्फ उसी को काउंट करना है। जितने कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन चेन कनेक्ट होंगे y की वैल्यू उतनी पुट करेंगे। अगर नंबर सेम आएगा तो पोजीशन आइसोमर, अगर नंबर डिफरेंट आया तो चेन आइसोमर, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे A B C में हमें रिलेशन निकालना है, ठीक है ना। A B और C इन तीनों में बताना है कि कौन क्या क्या है, ठीक है ना। जैसे हम यहाँ पे लिख दें A एंड, थोड़ी स्मॉल लेटर में तो स्मॉल लेटर लिख देते हैं, A एंड B, ये क्या है ये बताना है। फिर उसके बाद से A एंड C, ये क्या है ये भी बताना है। और B एंड C, ये क्या है ये भी बताना है। तो तीनों हमें पहचानना है। तो पहले ये पता है ये तो 1 डिग्री है, ठीक है ना, ये भी 1 डिग्री है क्योंकि नाइट्रोजन से एक ही साइड कार्बन अटैच है। और ये 2 डिग्री है, ये तो पता हो गया 2 डिग्री है। अब हम क्या करेंगे, जो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है ना, तो जनरली अमाइन में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होता है। सॉरी, यहाँ पे तो थोड़ा फंक्शनल आइसोमर आ गया। एक काम करते हैं, जब फंक्शनल आइसोमरिज्म पढ़ लेंगे तब पढ़ेंगे। हाँ, ये है कि जैसे फंक्शनल आइसोमरिज्म क्या होता है, जो 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, ये जो अमाइंस होते हैं ना, अमाइन आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, इसको ध्यान रखना है। जो 1 डिग्री 2 डिग्री अमाइंस होते हैं वो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है ना। तो अभी बता देते हैं, फंक्शनल आइसोमरिज्म जब आएगा तो उसमें भी एक बार डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो जब हम नंबरिंग करेंगे यहाँ पे, तो नंबरिंग करेंगे, इसका नंबरिंग 1 2 3, ठीक है ना। यहाँ पे कार्बन कंटेनिंग कोई ग्रुप नहीं है, ठीक है ना। इसका मैजिक नंबर लिखें तो पहले क्या होगा, पेरेंट कार्बन चेन में कितने टोटल हैं 3, ठीक है ना। पेरेंट कार्बन चेन में 3 हैं, तो यहाँ पे 3 लिख दिया। अब यहाँ पे टोटल अगर हम देखें ब्रांच कोई नहीं है कार्बन कंटेनिंग, तो 0 लिख देंगे, 30 आ गया। इसका मैजिक नंबर 1 2 3, तो इसका 3 हो जाएगा। और ब्रांच इसमें कार्बन कंटेनिंग 0 है तो 0 लिख दिया। इसका मैजिक नंबर 1 और 2, ये पेरेंट कार्बन चेन होगा, इसमें कोई ब्रांच नहीं है तो इसका 2 और ब्रांच 0 है तो ये क्या है टोटल, ये मैजिक नंबर है, ठीक है ना। लिख देते हैं मैजिक नंबर,
ये जितने रेड वाले मैंने लिखे हैं सब मैजिक नंबर है। अब ए और सी में देखें, ए और बी में क्या है, मैजिक नंबर सेम है। हाँ, मैजिक नंबर अगर सेम है तो ये कौन सा हो जाएगा, पोजीशन आइसोमर, ये ध्यान देना है, ठीक है ना। अगर हम देखें बी और सी में, ए और सी है ना, ए और सी में मैजिक नंबर डिफरेंट हैं तो चेन आइसोमर, और बी और सी में भी देखें तो मैजिक नंबर डिफरेंट हैं तो ये भी चेन आइसोमर। बट इसमें की प्रायोरिटी हमेशा फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल आइसोमर भी तो शो करेंगे ना, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। ए और सी में क्या है कि फंक्शनल ग्रुप 1 डिग्री 2 डिग्री आ गया, बी और सी में भी 1 डिग्री 2 डिग्री, तो फंक्शनल आइसोमर की प्रायोरिटी हमेशा ज़्यादा होती है। मतलब हम प्रायोरिटी हमेशा, अगर चेन आइसोमर फंक्शनल आइसोमर दोनों आ रहे हैं तो उस केस में हम प्रायोरिटी किसको ज़्यादा देंगे, फंक्शनल आइसोमरिज्म के, ठीक है ना। तो चेन आइसोमर भी पहचान सकते हैं, पोजीशन आइसोमर भी, और अभी फंक्शनल आइसोमर भी पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आइसोमरिज्म है वो है मेटामरिज्म, ठीक है ना। मेटामरिज्म क्या होता है उसको पढ़ते हैं। मेटामरिज्म जो होते हैं डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स ग्रुप फ्रॉम आइदर साइड ऑफ ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप। अब ये ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं उनको हम डिटेल्स में देखते हैं, ठीक है ना। ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप वो होते हैं जिनके लेफ्ट और राइट साइड कार्बन चेन हो। जैसे कि अगर हम बोलें कि ये ऑक्सीजन है, इसके साइड इधर भी कार्बन अटैच है, इधर भी कार्बन अटैच है, या फिर यहाँ पे नाइट्रोजन है NH और इसके इधर भी कार्बन अटैच है, इधर भी कार्बन चेन अटैच है, या फिर सल्फर के दोनों साइड जो कार्बन वो भी अटैच होते हैं, ठीक है ना। कार्बन कीटोन ग्रुप जो होता है इसके भी दोनों साइड कार्बन चेन अटैच होते हैं, ठीक है ना। ये सब क्या है, ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप, जिनके कार्बन के दोनों साइड, या फिर एस्टर भी हो सकता है, C∠O, यहाँ पे O और यहाँ पे भी कार्बन, इधर भी कार्बन चेन, ठीक है ना। इनके अलावा एनहाइड्राइड एक फंक्शनल ग्रुप होता है, C∠O, फिर O होता है, फिर C∠O होता है, और इनके दोनों तरफ कार्बन चेन डिफरेंट हो, ठीक है ना। या फिर और भी बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं जिनके दोनों साइड कार्बन चेन होते हैं, उनको हम बोलते हैं ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप। इन सब के नाम आपको आई थिंक पहले से पता होगा। ये क्या है, ईथर है, इसको ईथर ग्रुप बोलते हैं। ये 2 डिग्री अमाइन है, 2 डिग्री अमाइन में भी दोनों साइड कार्बन चेन डिफरेंट होते हैं, ये इसको हम बोलते हैं थायो ईथर, ठीक है ना। जो सल्फ़र होता है उसको हम थायो ईथर बोलते हैं। ये है कीटोन, ये है एस्टर, और ये है एनहाइड्राइड, ठीक है ना। तो ये कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं जिनके कार्बन जिन एटम से कार्बन दोनों साइड कार्बन होते हैं, मतलब ऐसे ग्रुप जिनमें दोनों साइड कार्बन चेन लगे होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे ग्रुप जिनके दोनों साइड कार्बन चेन प्रेजेंट हो। सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया, ठीक है ना। ऐसे ग्रुप जिनके दोनों साइड कार्बन चेन प्रेजेंट हो उनको बोलते हैं ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, ठीक है। अब इनके एक एग्जांपल देते हैं मेटामरिज्म में कैसे एग्जांपल्स होते हैं। जैसे एक ये एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना। इसमें एग्जांपल्स है, इनमें हम क्या करेंगे, हमें पहचानना है कि मेटामरिज्म कौन शो करेगा कौन नहीं। जैसे हम क्या करेंगे, जो ये क्या है, यही तो हमारा मेन क्या है, ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि इसके दोनों बगल क्या है, कार्बन चेन है, ठीक है ना। इसको पहले हम गिन लेंगे। अब देखेंगे इस ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप के इस साइड कितने कार्बन चेन है, इस साइड 1 कार्बन चेन है, ठीक है ना। इस साइड कितने हैं, इस साइड टोटल 3 कार्बन चेन है। तो और इसमें देखेंगे तो इस साइड वाला में अगर हम टोटल कार्बन चेन देखें 2 कार्बन है, और इस साइड में कितने हैं, इस साइड भी 2 कार्बन चेन है। और अगर इसमें देखें इस साइड कार्बन चेन टोटल हम देखें तो यहाँ से नंबरिंग करें 1 2 3, तो इस साइड टोटल अगर हम कार्बन चेन देखें तो 3 है कार्बन चेन है, और इस साइड अगर कार्बन चेन देखें तो 1 कार्बन चेन है। अब हम पहचानना है 1 A एंड B, ठीक है ना। A एंड B क्या है, तो A एंड B में देखेंगे A में यहाँ पे 3 कार्बन है, इधर 2 है, मतलब किसी भी एक साइड अगर डिफरेंट हो गया ना तो वो क्या होगा, हमारे लिए मेटामरिज्म शो करेगा। तो क्या ये मेटामरिज्म आइसोमर शो करेगा, तो बिल्कुल ये मेटामर आइसोमर शो करेगा, ठीक है ना। B और C देखें, B क्या है, यहाँ पे 2 कार्बन चेन है, इधर 2 इधर 3 है, इधर 1 है, मतलब दोनों साइड में डिफरेंट है, किसी एक साइड में डिफरेंट हो गया तब भी शो करेगा, ठीक है ना। तो ये मेटामर आइसोमर B भी शो करेगा। और क्या है, A और C देखना, A और C में इधर 3 कार्बन चेन है, इधर 3 है, इधर 1 है, और इधर भी 1 है, ठीक है। तो A और C में दोनों साइड 3 कार्बन तो चेन है, बट ये क्या है, ये स्ट्रेट चेन है। अगर देखा जाए ये स्ट्रेट चेन है, और ये जो देखें तो ये ब्रांच चेन है, ठीक है ना। ये ब्रांच में लगा हुआ, जो इधर ग्रुप लगा हुआ है बीच वाले कार्बन से लगा है, तो A और C भी क्या होगा, मेटामर आइसोमर शो करेगा, ठीक है ना। और अगर हम देखें क्या इनमें चेन आइसोमर भी बता सकते हैं, हाँ ये भी बता सकते हैं क्या चेन आइसोमर है कि नहीं, मतलब कि यहीं पे वो भी लिख दे रहे हैं। अगर इसी की हम नंबरिंग कर लें, ठीक है ना, इसमें 1 2 3, ठीक है ना, यहाँ नंबरिंग करेंगे 1 2,
ठीक है। और यहाँ नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 ऑलरेडी कर दिए हैं। इसका मैजिक नंबर लिखें तो 3 मीन एक्स की जगह पे 3 लिख देंगे और वाई की जगह पे कितना लिखेंगे 0, क्योंकि इसमें कोई कार्बन कंटेनिंग ब्रांच नहीं है, तो ये मैजिक नंबर 30। इसका मैजिक नंबर देखें तो 2x की जगह पे आ जाएगा, 2 कार्बन चेन हो जाएगा, कोई कार्बन कंटेनिंग चेन नहीं है ब्रांच, तो इसका मैजिक नंबर 20। इसका मैजिक नंबर देखें तो ये भी 30 हो जाएगा, क्योंकि 3 पेरेंट कार्बन चेन है और इसमें ब्रांच कोई भी कंटेनिंग कार्बन नहीं है, तो 30। अब मैजिक नंबर से ए और बी में देखें तो ए और बी का मैजिक नंबर डिफरेंट है। मैजिक नंबर डिफरेंट मतलब कि चेन आइसोमर, ठीक है ना। और अगर बी का देखें तो बी में भी बी एंड सी में मैजिक नंबर डिफरेंट है, चेन आइसोमर, और ए और सी का मैजिक नंबर सेम है तो पोजीशन आइसोमर। अब ये हम पोजीशन चेन आइसोमर भी शो करने के लिए ये भी बता सकते हैं, बट एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो मेटामर होता है उनके आइसोमर मेटामर की हमेशा प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, फिर चेन आइसोमर बताएंगे, फिर उसके बाद से पोजीशन आइसोमर। तो ये प्रायोरिटी हमें याद रखनी है कि हमेशा अगर कोई दो कंपाउंड चेन आइसोमर भी शो कर रहा है, मेटामरिज्म भी शो कर रहा है, तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे, हमेशा मेटामरिज्म की, फिर उसके बाद से चेन आइसोमर देंगे, उसके बाद से पोजीशन की प्रायोरिटी आती है, ठीक है ना। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर होता है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये है क्या, प्रायोरिटी ऑर्डर, ठीक है ना। प्रायोरिटी ऑर्डर होता है सबसे ज़्यादा मेटामरिज्म, फिर चेन आइसोमर, फिर पोजीशन आइसोमर, ठीक है। इसके एक और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि दो ये एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना, इन दोनों में देखते हैं। ये जो दो एग्जांपल्स हैं इसमें थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा कि मेटाबॉलिज्म कैसे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेन हम देखेंगे ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप, ये हो गया, इसको हम यहाँ पे लॉक कर देंगे, ठीक है ना। पहले ये पहचानना होगा ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, हमने ये पहचान लिया ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप है। अब देखेंगे यहाँ पे क्या ये दोनों फंक्शनल आइसोमर दोनों मेटाबॉलिज्म शो करेंगे कि नहीं, तो कैसे पहचानेंगे। यहाँ पे देखेंगे जो सल्फर है उससे बेंजीन जुड़ा हुआ है और इधर ऑक्सीजन से साइक्लोहेक्सेन, ठीक है ना। यहाँ पे सल्फर से साइक्लोहेक्सेन जुड़ा है और ऑक्सीजन से बेंजीन, तो अगर देखा जाए दोनों एक दूसरे के मेटामर आइसोमर तो होंगे, क्योंकि जो दोनों जो अटैच है ना, जो ऑक्सीजन से इधर साइक्लोहेक्सेन जुड़ा है, ठीक है ना, और यहाँ ऑक्सीजन से ये क्या जुड़ा है, बेंजीन जुड़ा है, तो दोनों डिफरेंट हो गए ना। देखने में तो लग रहा है सेम है, बट जो अटैच जो ग्रुप है ना वो एक तरफ बेंजीन है, एक तरफ साइक्लोहेक्सेन है, तो कनेक्टिविटी देखेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन से जो है वो साइक्लोहेक्सेन कनेक्ट है और यहाँ पे ऑक्सीजन से बेंजीन कनेक्ट है, तो कनेक्टिविटी डिफरेंट हो गया, तो ये मेटामरिन शो करेंगे, ठीक है ना। दूसरे वाले में देखेंगे तो यहाँ पे देखें नाइट्रोजन से एक साइड मिथाइल ग्रुप अटैच है और एक साइड 1 2 3 कार्बन का चेन अटैच है, ठीक है ना। यहाँ पे भी देखें नाइट्रोजन से एक तरफ मिथाइल ग्रुप अटैच है, इधर 1 2 3, तो इस कंपाउंड को अगर देखें तो देखने में अलग लग रहा है बट ये कंपाउंड सेम है। रीजन क्या, क्योंकि इधर भी नाइट्रोजन से एक साइड में मिथाइल ग्रुप अटैच है, एक साइड में 3 कार्बन के चेन, इधर नाइट्रोजन से एक तरफ मिथाइल ग्रुप अटैच है, एक तरफ से नाइट्रोजन के 3 कार्बन चेन, मतलब कि नाइट्रोजन से अगर इसको किसी एक को पलट दें तो एक ही जैसा दिख रहा है, तो इसलिए इसको बोलेंगे ये दोनों कंपाउंड में कोई आइसोमर शो नहीं कर रहा है, ये सेम ही कंपाउंड है, ठीक है। तो ये कंपाउंड दोनों सेम है, पहला वाला मेटामरिन शो कर रहा है लेकिन दूसरा वाला मेटामरिन शो नहीं कर रहा है, ठीक है ना। पहले वाले में भी अगर इसका हम स्ट्रक्चर ऐसे बना देते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर ऐसे अगर होता है, यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन है बट यहाँ पे ऑक्सीजन करके और यहाँ पे सल्फ़र कर देते हैं, ठीक है ना, S डबल बॉन्ड O, यहाँ पे S डबल बॉन्ड O और यहाँ पे हम बना देते हैं बेंजीन। अब हम इस कंपाउंड को देखें, यहाँ पे इसको और इसको, तो यहाँ पे सल्फ़र से क्या है, बेंजीन कनेक्ट है, यहाँ भी सल्फ़र से क्या कनेक्ट है, बेंजीन, यहाँ ऑक्सीजन से साइक्लोहेक्सेन, यहाँ भी ऑक्सीजन से साइक्लोहेक्सेन। अब हम कह सकते हैं कि जो ये वाला कंपाउंड है ना, या A मान लें, इसको B मान लें, इसको C मान लें, तो जो A एंड C होगा ना वो सेम हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई आइसोमर शो नहीं होगा, बट अगर हम बोलें A एंड B क्या करेंगे, तो ये मेटामर आइसोमर शो करेंगे A और B, क्योंकि उसमें कनेक्टिविटी डिफरेंट है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आइसोमर क्या पढ़ेंगे, फंक्शनल आइसोमर, ठीक है ना। फंक्शनल आइसोमर क्या होते हैं कि कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, इसमें फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट हो जाता है, उसके वजह से ये आइसोमर शो करते हैं। मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला जो हो वो क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। जैसे अगर हम दो स्ट्रक्चर बना दें, एक ये यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दें और एक ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं OH और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है ना। अब दोनों कंपाउंड का देखें तो पहले हम दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखें, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें, इसमें कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन है तो लिखेंगे C4। कितने टोटल हाइड्रोजन है, टोटल हाइड्रोजन देखें तो 1 2 सॉरी यहाँ पे 3 2 5 5 3 8 H8, ठीक है ना, और O, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन है तो C4। हाइड्रोजन देखें तो यहाँ पे 2 1 3 3 2 5 5 2 7 1 8, यहाँ पे भी
8 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो गया। डिफरेंट क्या है, यहाँ पे जो ग्रुप है ये कौन सा ग्रुप है, इसको हम कीटोन ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो ग्रुप है इसको हम एल्कोहल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है ना, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। तो दोनों में फंक्शनल ग्रुप तो डिफरेंट हो गया, बट मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, ये दोनों तो क्या है, सेम है मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, ये डिफरेंट हो गया। तो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, फंक्शनल आइसोमर होंगे, मतलब कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखें, अगर इसमें हम DU देखें, इस कंपाउंड में DU कितना है 1, क्योंकि एक पाई बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, इसमें DU यहाँ पे पाई बॉन्ड प्रेजेंट है ना, तो इस कंपाउंड का भी DU देखें तो 1। तो जो हमने बात की थी स्टार्टिंग में कि जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा आइसोमर के, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम होनी चाहिए। अगर वो डिफरेंट हो जाता ना तो फिर वो आइसोमर शो नहीं करेगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम होनी चाहिए तभी वो आइसोमर शो करेंगे, ठीक है। इसके एक और एग्जांपल्स हम ले सकते हैं सिंपल सा, जैसे कि अगर हम ये वाला कंपाउंड बनाएं, ये ठीक है ना, यहाँ पे CHO लगा दें और इसी कंपाउंड को हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम CHO को डबल बॉन्ड के फॉर्म में लिखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, थोड़ा सा और क्लियर समझ में। CHO को ऐसे लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है ना। अब दोनों में अगर ग्रुप देखें तो ये कौन सा है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है और ये कौन सा है, ये कीटोन ग्रुप है। बट दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो इसके लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला हम दोनों का लिख दे रहे हैं। पहले वाले का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा तो टोटल कितने कार्बन है 3, तो C3, हाइड्रोजन कितने हैं 3, 2, 5, 1, 6, तो H6O, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला 3 कार्बन है, C3, हाइड्रोजन 3, 3, 6 और O। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, बट अगर दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला के अलावा अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो एक में एल्डिहाइड आ जा रहा है, एक में कीटोन, तो बोलेंगे ये एक दूसरे के क्या होंगे, फंक्शनल आइसोमर होंगे, क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है इसलिए, ठीक है। अब इनके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप जो कि हमें ध्यान रखनी है, याद रखनी है कि ये फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होते हैं। जैसे कई बार हम धोखा खा जाते हैं कि क्या ये अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं, ठीक है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंस है जो हमें याद रखने हैं, ये अलग अलग फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि एल्डिहाइड और कीटोन, ये दोनों एक दूसरे का अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं। जैसे यहाँ पे एल्डिहाइड है और ये कीटोन है, ठीक है ना। अल्कोहल और ईथर ये भी एक दूसरे के अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं, मैंने स्ट्रक्चर बना दिया है, ठीक है ना। एसिड और एस्टर में देखें, ये एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड और ये एस्टर ग्रुप है, ये भी दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जो अमाइंस होते हैं और जो अमाइड होते हैं, ये एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है ना। हमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अगर एल्कोहल आ जाए तो वो सेम फंक्शनल ग्रुप होगा, चाहे वो 2 डिग्री एल्कोहल हो या 3 डिग्री हो। बट 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अगर अमाइंस आ जाए या अमाइड आ जाए तो वो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में आएगा। साइनाइड और आइसोसाइनाइड ये भी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में आएगा। और जो डबल बॉन्ड डाइंस होते हैं या वाइन ट्रिपल बॉन्ड, अगर इसमें यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक दोनों, यहाँ पे अगर देखें तो DU कितना आएगा, यहाँ पे DU2 है, यहाँ पे भी DU2 है, क्योंकि DU तो सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है। बट क्या है कि यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो दोनों ये दोनों पे एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर होंगे। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, अभी तक जो हमने 4 फंक्शनल ग्रुप पढ़ा उसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, फिर मेटामरीन्स की प्रायोरिटी होगी, फिर चेन आइसोमर की प्रायोरिटी होगी और फिर पोजीशन आइसोमर की। ये प्रायोरिटी ऑर्डर हमें याद रखना है, किसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है, फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा, फिर मेटामरीज, फिर उसके बाद से चेन आइसोमर, फिर उसके बाद से पोजीशन आइसोमर, ठीक है ना। ये प्रायोरिटी ऑर्डर होता है। जैसे कई कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनमें हम चेन आइसोमर भी देखते हैं और उसमें फंक्शनल आइसोमर भी प्रेजेंट है। तो अगर ऑप्शन में दोनों प्रेजेंट है, फंक्शनल आइसोमर भी प्रेजेंट है और चेन आइसोमर भी प्रेजेंट है, उस केस में हम क्या करते हैं, फंक्शनल आइसोमर की प्रायोरिटी ज़्यादा देके उसको टिक करेंगे, ठीक है ना। तो ये ऑर्डर याद रहेगा। तो हम अगर दोनों ऑप्शन में प्रेजेंट है, अगर कोई एक है फिर तो ठीक है, दोनों में से कोई एक दे सकते हैं। बट अगर ऑप्शन में दोनों प्रेजेंट हैं तो जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है हम उसको पहले प्रीफर करेंगे और वही आइसोमरीज को प्रायोरिटी हम पहले देंगे, ठीक है। तो आज हमने इतना पढ़ा, 4 टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के पार्ट हमने पढ़ लिया 6 में से। बाकी के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कल करेंगे, उसके बाद से नेक्स्ट 2 पढ़ेंगे। एक जो बचे हैं 2, एक तो टॉटमर बचा है, ठीक है ना, एक मेटामर, ठीक है ना। सॉरी, टॉटमर के अलावा और जो भी बचेंगे वो हम कल डिस्कस कर लेंगे। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि आज हमने जो भी पढ़ा उनके जो क्वेश्चंस होंगे उनको प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। जैसे आज हमने पहले आइसोमरिज्म पढ़ा, आइसोमरिज्म होता क्या है, उनकी डेफिनेशन पढ़ें, ठीक है ना। उसके कुछ एग्जांपल्स कैसे आइसोमरिज्म को हम क्लासिफाई करेंगे कि ये आइसोमरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा। जैसे कुछ कंडीशन होती हैं कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होना चाहिए, ठीक है ना, डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होने चाहिए, ये कुछ आइसोमरिज्म शो करने की कंडीशन है, ठीक है।
उसके बाद से हमने आइसोमरिज्म को क्लासीफाई किया दो पार्ट में, किसमें, एक स्ट्रक्चरल और दूसरा स्टीरियो। स्ट्रक्चरल के हमने कुछ पार्ट, 6 पार्ट में से आज कुछ पार्ट हमने पढ़ लिया, और उसको ख़त्म करने के बाद हम स्टीरियो में दो पार्ट होंगे, एक जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म और एक होगा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ठीक है ना। तो उनको भी हम कवर करेंगे। पहले हम स्ट्रक्चरल के 2 पार्ट अभी और बचे हैं, उनको कंप्लीट कर लेंगे तो, ठीक है ना। तो यहाँ तक आज हमने कर लिया, इसको आप अच्छे से रिवाइज़ कीजिएगा। बाकी नेक्स्ट कल हम पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, सेकेंड लेक्चर जो आएगा, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद जो बाकी के जो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के जो 2 बचे हुए हैं उनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।